डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका खुद के यूट्यूब चैनल साइंस क्लास में, जहां हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का लाइव प्रोसेस चैप्टर और हमने स्टार्ट कर दिया था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन पार्ट 1। और जो बच्चे इस वीडियो चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए अपडेट जानने के लिए जो आपको बेल आइकन का बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस कीजिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2 न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो वो प्लीज पहले पार्ट 1 वीडियो देखें, तभी जाकर आपको ये पार्ट 2 अच्छे ढंग से समझ में आएगा। क्योंकि जो कुछ बेसिक टर्म्स इसमें यूज होते हैं वो सारे बेसिक टर्म्स मैंने वहां डिटेल में समझाए हैं, एक एक करके समझाए। तो प्लीज पहले वीडियो पहले देखिए पार्ट 1, तब जाके वीडियो 2 को आप देखेंगे तो सही ढंग से समझ में आएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो जब हम लोग फूड लेते हैं तो सबसे पहले हम फूड अपने माउथ, अपने मुंह में डालते हैं, जिसका एक अलग नाम भी है जिसे हम बोलते हैं बक्कल कैविटी, BUCCAL। बक्कल कैविटी भी उसे बोला जाता है। बक्कल कैविटी मतलब माउथ के अंदर 3 चीजें होती हैं, एक होता है टीथ, एक होता है टंग और तीसरा जो हमारी लार आती है जिसको हम इंग्लिश में सलाइवा बोलते हैं, वो निकलता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड से। तो ये तीसरी चीज है सलाइवरी ग्लैंड। तो अब इनके फंक्शन जरा हम समझ लें। टीथ का काम है फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, इट मींस क्रश द फूड। यहां पर मैंने जो क्रश बोला है उसका मतलब पीस करने से, छोटे पीस करने से, उसका वो मतलब नहीं जो आप कहीं समझ रहे हो, क्योंकि आप तो क्लास 10 में आ गए हो, अब 15-16 साल की तुम्हारी उम्र हो गई है ना। तो वाला क्रश नहीं समझना है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों वाला क्रश समझना है। दूसरा पॉइंट आता है आपका सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स से आपका सलाइवा निकलता है जिसे हम लार बोलते हैं हिंदी में, और इस सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एमाइलेज। और ये एमाइलेज एंजाइम फूड में आए हुए स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करता है। अब ये शुगर याली शुगर नहीं है जो हमारे घरों में पड़ी हुई चीनी जिसे हम बोलते हैं, हम वाली शुगर की बात कर रहे हैं जो हमारे ब्लड शुगर के नाम से जाना जाता है। ये क्लियर हो गया। सलाइवरी ग्लैंड जहां से सलाइवा निकला है, उस सलाइवा के अंदर आपका एमाइलेज एंजाइम है। अब आप कोई बच्चे जो नए हैं वो कह रहे हैं ग्लैंड्स क्या होती है, आलाना क्या होता है, तो ये सारी चीजें आपको वीडियो पार्ट 1 में मिलेंगी, इसलिए वहां पर प्लीज उसको देखिए, बार बार कह रहा हूं। अच्छा, अब सलाइवरी ग्लैंड्स का काम खत्म। अब आता है जीभ का काम, टंग का काम। अब ये टंग का क्या काम है? अच्छा, इसको हम कुछ इस तरीके से समझे कि जब हमको भूख लगती है तो हमारी मम्मी हमारे लिए खाना परोसती है, तो किसी न किसी प्लेट में वो खाना रखती है। तो जिस प्लेट में खाना रखा गया है वो प्लेट प्लेटफॉर्म कहलाता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि सीधे बोला हमें भूख लगी तो मम्मी ने कहा ले मैं हाथ कर इसी में दाल डाल दी, इसी में चावल डाल दिया, इसी में दही डाल दी, सब ऐसा होता है कभी? ऐसा तो नहीं होता। तो उसके लिए प्रॉपर एक प्लेट या थाली रखी जाती है जिसे हम प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। प्लेटफॉर्म का मतलब आप रेलगाड़ी वाले प्लेटफॉर्म से मत समझ लेना, खाली कंपेयर करना बता रहा हूं ताकि समझ में आए। तो ऐसे ही हमारे मुंह में एक जीभ है जो प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, क्योंकि जब हम खाना लेते हैं तो अपने मुंह में डालते हैं, जो जीभ में डालते हैं, टंग में रखते हैं, फिर ये टंग में खाना हमारी सलाइवा मतलब लार के साथ प्रॉपरली मिक्स हो जाता है। तो ये टंग का फंक्शन है। तो ये तो आपका पूरा माउथ की बात हो गई। अब माउथ के बाद जो फूड होता है वो फूड पाइप से होकर, इस फूड पाइप को ईसोफेगस भी बोलते हैं, यहां से होता हुआ कहां आ जाता है? स्टमक में आ जाता है। तो अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि स्टमक के अंदर क्या क्या फंक्शन होंगे। तो खाना पहले बक्कल कैविटी मतलब माउथ में आया, उसके बाद फूड पाइप में आएगा, थर्ड स्टमक में। अब स्टमक के अंदर क्या क्या होगा फूड के साथ? स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स 3 टाइप के सब्सटेंस निकालती है, जिसमें एक एंजाइम पेप्सिन होता है,
दूसरा सब्सटेंस इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एसिड होता है। तीसरा इसके अंदर म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस होता है। ये आप लोगों ने याद रखना कि स्टमक कंटेन्स क्या क्या। फर्स्ट आपका HCl एसिड जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। दूसरा निकलता है इसमें म्यूकस स्टिकी सब्सटेंस है। तीसरा इसमें निकलता है पेप्सिन एंजाइम। फंक्शन बता दें जरा सबके। HCl एसिड का काम क्या होता है? HCl एसिड का काम होता है कि फूड जब हम खाना खाते हैं तो उस फूड के साथ कुछ जर्म्स बैक्टीरिया भी आ सकते हैं, तो उस जर्म्स को और बैक्टीरिया को किल करने का काम किसका होता है? HCl एसिड का होता है। तो फर्स्ट इसका फंक्शन हो गया किल्स द जर्म्स। एक और फंक्शन है इसका, पर वो फंक्शन बताने से पहले मैं पेप्सिन एंजाइम का फंक्शन बता दूं। पेप्सिन एंजाइम फूड में आए हुए प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन एंजाइम का काम होता है प्रोटीन डाइजेस्टर। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीन डाइजेस्टर है पेप्सिन, मतलब पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पर पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट कब करेगा? जब स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम होगा। अच्छा, ये समझने से पहले मैं कुछ आपको इस तरीके से समझाऊं कि जब आप स्कूल में क्लास में होते हैं तो आपको पढ़ने के लिए बोला जाता है, पर कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो जब टीचर वहां पर पहुंचता है क्लास के अंदर, तब जाके बच्चे लिखना शुरू करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मतलब जब तक टीचर मौजूद है तब तक तो आप पढ़ रहे हो, पर जैसे ही टीचर गेट की तरफ गया और तुम्हारा पेन अपने बैग के अंदर या जेब के अंदर गया, या फिर टीचर जा रहा क्या लिखना क्या पढ़ना, पर आप कब पढ़ रहे हो? जब टीचर का डंडा आप पर आ रहा है, जब टीचर का डर आपके अंदर आ रहा है। तो जब तक टीचर मौजूद है तब तक आप पढ़ रहे हो, जब टीचर गया आप नहीं पढ़ रहे हो। मतलब टीचर की प्रेजेंस में आप पढ़ रहे हो। क्लियर हो गया? तो प्रेजेंस वाली बात बता रहा हूं। ऐसे ही स्टमक के अंदर जब एसिड प्रेजेंट होता है तब जाकर पेप्सिन वर्क करता है। अगर HCl एसिड स्टमक में प्रेजेंट नहीं है तो HCl एसिड स्टमक में प्रेजेंट नहीं है तो पेप्सिन एंजाइम वर्क नहीं करेगा। तो हम यहां पर ये बोलते हैं कि HCl इट क्रिएट्स acidic medium which facilitates action of what? Pepsin enzyme. क्लियर हो गया? पेप्सिन का एंजाइम का वर्क बता दिया। अब इस म्यूकस का क्या काम है? म्यूकस का काम है, एक्चुअल में ये स्टिकी सब्सटेंस है। ये हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग में, अंदर की वॉल्स में चिपक जाता है, पूरे स्टमक को कवर कर देता है, जिसकी वजह से HCl एसिड हमारे स्टमक की वॉल्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, उसे खराब नहीं कर पाता। हम इसको कुछ इस तरीके से ले कि अगर मैं अपने हाथ में कोई ऑयल लगा दूं, पूरा ऑयल मैंने अपने हाथ पर लगा दिया, अब मैंने पानी अपने हथेली मतलब पाम में डालना स्टार्ट किया, तो क्या वो पानी मेरे पाम की स्किन को टच कर पाएगा? आपका आंसर क्या है? नो। वेरी गुड। और जिन्होंने यस बोला है ना, क्या कहें उनके लिए? तो जिन्होंने नहीं बोला है उनके लिए बड़ी अच्छी बात है, जो समझते हैं चीज को कि पानी हमने डाला तो वो पानी हमारे हाथ की स्किन को टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे पाम की स्किन
हथेली की स्किन और पानी के बीच में ऑयल की एक लेयर आ गई है। उस ऑयल की लेयर ने मेरे हाथ को प्रोटेक्ट किया है पानी से। क्लियर? इसी तरीके से म्यूकस का क्या वर्क होता है? पहले ये क्या है? इट इज अ स्टिकी सब्सटेंस which covers the walls बोल देते हैं, वॉल ऑफ, आगे यहां आगे लिख दे रहा हूं उसको क्योंकि उसका काम तो यहीं पर खत्म हो गया था। वॉल ऑफ स्टमक टू prevent it from action of HCl एसिड। और यह HCl एसिड के बचने से, HCl एसिड के एक्शन से बचाता नहीं तो क्या हो जाएगा? हमारी जो अंदर की वॉल्स है वो जलना स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर? इतना आपने उतार दिया होगा, पॉज लेके ले लेना। अच्छा जी, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, कुछ नोट वाली चीजें होती हैं। अब इसमें क्या नोट है स्टमक के अंदर? आपको पता होगा कि हमारे कई बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि हमको एसिडिटी हो गई। एक नंबर का क्वेश्चन आता है इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बुजुर्ग बोलते हैं कि भैया मुझे एसिडिटी हो गई, जलन हो रही है पेट में, बहुत जलन हो रही है। और जब खाओगे पेल पेल के, मतलब कि जबरदस्ती खा रहे हो, मन पेट भर गया पर मन नहीं भरा फिर भी खा रहे हो, या उठपटांगी चीजें खा रहे हो, सॉल्टी से सॉल्टी, फ्राई से फ्राइड वाली चीजें खा रहे हो, तो क्या होगा? एसिडिटी होगी। क्योंकि जितना आप खाना अननेसेसरी खा रहे हो उतनी ज्यादा एसिडिटी आपको बननी तय है। तो जब आपको एसिडिटी होती है तो उस एसिडिटी से बचने के लिए हम लोग मार्केट से खरीदते हैं इनो, ENO, इनो। वो इनो क्या होता है? वो होता है एंट एसिड, ANT मतलब एसिड का एंटी, वो होता है एंट एसिड, जिसका केमिकल फार्मूला होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। तो व्हेन वी गेट एसिडिटी, कौन सी डिटी? एसिडिटी, एसिडिटी, देन वी यूज व्हाट? एंट एसिड। अब हम एंट एसिड यूज करते हैं और जिसका एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, केमिकल फॉर्मूला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सपोज इनो सबने खाया है, मिल्क कलर का होता नहीं होता, इसलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। मैग्नीशियम का सॉल्ट है इसलिए मैग्नीशिया बोल दिया। क्लियर हो गया? अब फूड स्टमक से कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। मैं इसको जाम से बैठा रहा हूं, नोट तो आपने कर लिया होगा, जरा ज्यादा चाहिए। अच्छा, ये इंटेस्टाइन वाला पार्ट जरा सा कंफ्यूजन वाला है, तो आपको ये चीज समझनी है, बारीकी से समझना, आराम से समझना। अब होता क्या है कि जब फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, मतलब फोर्थ नंबर में स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, जैसे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थी और एंजाइम और सब्सटेंस आ रहे थे, ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी एंजाइम्स आते हैं और अदर सब्सटेंसेस आते हैं। पर इस केस में मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 जगह से आपको सब्सटेंसेस और एंजाइम मिलते हैं। ये आपको याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है। एक लीवर, दूसरा एक्चुअली में पैनक्रियाज है, ग्लैंड है, और तीसरा खुद स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं यहीं तक ही छोड़ रहा हूं, स्पेलिंग आगे आपको आती है भैया तुम्हें। तो लीवर से क्या निकलता है? बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं, और इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर
दो टाइप्स के एंजाइम निकलते हैं। एक निकलता है आपका लाइपेज, दूसरा निकलता है ट्रिप्सिन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में से क्या निकलता है? इंटेस्टाइनल जूस, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तीन जगह से लिक्विड और एंजाइम आते हैं। एक लीवर से आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, एक लिक्विड आ रहा है लीवर से, दूसरा आ रहा है पैनक्रियाज से, और तीसरा आ रहा है खुद स्मॉल इंटेस्टाइन से। लीवर से बाइल जूस, बाइल सॉल्ट निकल रहा है। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकल रहे हैं जिसके अंदर दो एंजाइम होते हैं, लाइपेज और ट्रिप्सिन। फिर खुद स्मॉल इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस निकलते हैं। अब इनका फंक्शन क्या क्या होता है ये बताते हैं। कि सबसे पहले मैं चलो इसी को बता देता हूं क्योंकि पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो इसी को बता। ये इंटेस्टाइनल जूस करते क्या, इनके फंक्शन बता रहा हूं मैं आपको। जरा यहां पर ऐसे कर दूं, इसका फंक्शन पहला कि फूड के अंदर आया हुआ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैटी एसिड्स, इन तीनों फैट्स, इन तीनों को डाइजेस्ट करता है। कैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें? ग्लूकोज में। ब्रेक डाउन को मैं बीडी बोलूंगा, बीडी, नॉट बीडी, बीडी नहीं बोल रहा मैं, बीडी बोल रहा हूं। दूसरा, फूड के साथ आए हुए प्रोटीन को तोड़ रहा है एमिनो एसिड सी, जो फैट्स होता है उसको तोड़ रहा है फैटी एसिड ग्लिसरॉल में। फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। ये काम किसका है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? लीवर की। कि लीवर क्या करता है? लीवर से निकलता है बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। इस बाइल जूस का फंक्शन होता है, अच्छा, जो हमारा स्टमक होता है ना, इसमें एसिड निकलता है, तो फूड कैसा हुआ? एसिडिक हो गया। वो एसिडिक फूड कहां आया? इंटेस्टाइन में आया। तो कैसा फूड आया? एसिडिक वाला, एसिड वाला आया। पर अब इस एसिडिक फूड को एसिड वाला नहीं रखना, इसको चेंज करना है और उसको लेके आना है बेस में। एसिड को किस में लेके आना है? बेस में लेके आना है। तो बेस को हम एक दूसरा नाम बोलते हैं एल्कालाइन। यहां बता रहा हूं मैं आपको कि बेस को हम क्या बोल देते हैं? एल्कालाइन। ये बाद में समझाऊंगा मैं, केमिस्ट्री के अंदर है ये पोर्शन, उस वीडियो में जाएंगे तब समझाएंगे। तो अभी तो फिलहाल वैसे याद रखो। बाइल जूस, इसका फंक्शन it makes acidic food या it turns acidic food alkaline. It makes acidic food alkaline. बाइल सॉल्ट का क्या फंक्शन है? बाइल सॉल्ट करता है क्या? it break down large globules of fat
molecule into small fat molecules. बाइल जूस का फंक्शन बता दिया। बाइल सॉल्ट का फंक्शन होता है कि जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका साइज बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो फैट ग्लोब्यूल्स जो टुकड़े होते हैं उनको ग्लोब्यूल्स बोला जाता है। तो वो फैट ग्लोब्यूल्स बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं। तो ये क्या करता है, बाइल सॉल्ट उसको छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज कर देता है, बस और कोई इसका फंक्शन नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हमें जगह कुछ कम दिखाई दे रही है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जरा इसको रब करना पड़ेगा। इस आपने उतार ही लिया है तो इसमें पोर्शन को मैं मिटा देता हूं। अच्छा, अभी जरा एक चीज नोट करनी है कि बाइल जूस is stored in gall bladder। ये याद रखना, लीवर से निकला हुआ जितना भी बाइल जूस होता है वो ये जो ग्रीन पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर। इस गॉल ब्लैडर में पूरा का पूरा बाइल जूस क्या होता है, स्टोर हो जाता है। फिर जैसे जैसे नीड होती है बॉडी को, जैसे जैसे आवश्यकता होती है हमारी बॉडी को, तब तक इस गॉल ब्लैडर से बाइल जूस निकलता रहता है। क्लियर हो गया? ये समझो, जरा दोबारा समझा रहा हूं कि लीवर से बाइल जूस निकलता है पर वो स्टोर कहां हो रहा है, गॉल ब्लैडर में। फिर जैसे बॉडी को जरूरत लगेगी वैसे वैसे हमारा बाइल जूस गॉल ब्लैडर से निकलता रहेगा। क्लियर हो गया? दूसरा काम बाइल जूस का क्या होता है, जैसे पेप्सिन एंजाइम बिना HCl की हेल्प से एक्शन नहीं कर सकता, वैसे ही पैनक्रियाज से निकलने वाले पैनक्रियाटिक जूस तब वर्क करेंगे जब एल्कलाइन मीडियम मिलेगा। एसिडिक मीडियम की वजह से पेप्सिन एंजाइम वर्क कर रहा है, वैसे ही एल्कलाइन मीडियम की वजह से आपका पैनक्रियाटिक जूस क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। ये मैंने ओरली बोल दिया है तो इसको आप लिख लेना, प्लीज नोट डाउन कर लेना खुद ही। अब हम बात करते हैं किसकी, पैनक्रियाटिक जूस की, कि लाइपेज क्या करता है और ट्रिप्सिन क्या करता है। लाइपेज का काम ये करता है फैट को डाइजेस्ट, ऐसे बोल सकते हैं, टू डाइजेस्ट फैट मॉलिक्यूल्स। ट्रिप्सिन का क्या काम है, टू डाइजेस्ट प्रोटीन। बस इतना ही वर्क, इतना ही फंक्शन आपने इसके याद रखना है। तो ये चीज हमने आपको बता दी है किसकी, ये इनके फंक्शन की। अच्छा, अब हम इसको मिटाते हैं, आपने उतार लिया होगा। अभी तक स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन पूरा नहीं हुआ, काम पूरा नहीं हुआ अभी स्मॉल इंटेस्टाइन का, अभी रहता है, इसलिए ध्यान दो। मैंने आपको बताया था वीडियो पार्ट 1 में विलाई। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा का सारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ बच जाता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो लगभग सारा फूड डाइजेस्ट हो गया है, तो अब वो डाइजेस्ट फूड कहलाता है डाइजेस्टेड फूड। अब ये डाइजेस्टेड फूड के बारे में वीडियो मैंने बता चुका हूं। डाइजेस्टेड फूड अब कहां जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरे बॉडी पार्ट में, हर एक एक सेल में जाएगा। तो सेल में जाने के लिए कोई ना कोई तो मीडियम चाहिए, तो वो मीडियम कौन है, तो वो मीडियम है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई होते हैं, और ये विलाई इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अंदर ले लेते हैं और पूरे बॉडी पार्ट में फैला देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात चल रही है, पूरा पोर्शन विलाई बता चुका हूं उसके बारे में, फिर भी खाली यहाँ पर हल्का सा लिख रहा हूं।
it absorb digested food and send them to every cell of the body। तो पूरी बॉडी के हर एक सेल में पहुंचा दिया जाता है ये डाइजेस्टेड फूड। वेयर दे आर यूटिलाइज्ड एज। अब उनको वहां यूटिलाइज करना है, उनका यूज करना है। कैसे? पहला पॉइंट, टू ऑब्टेन एनर्जी। दूसरा पॉइंट, टू रिपेयर ओल्ड टिश्यू। थर्ड, टू बिल्ड न्यू टिश्यू। तो विलाई में पूरा का पूरा फूड डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया और वो एब्जॉर्ब फूड सारे के सारे बॉडी पार्ट में भेज दिया। हर एक बॉडी सेल ने भेज दिया जहां इनका यूज होगा एनर्जी को गेन करने के लिए, क्योंकि सेल्स को वर्क करना है, पूरी बॉडी को वर्क करना है तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी यूज हो रही। दूसरा, हमारी बॉडी को ग्रो करना है, तो जब नए सेल बनेंगे, जब नए सेल बिल्डअप होंगे तभी जाकर तो डेवलपमेंट होगा बॉडी का, तो टू बिल्डअप न्यू सेल्स। और दूसरा तीसरा वर्क कि जो हमारे कुछ टिश्यूज और सेल्स बेकार हो गए हैं तो उनको क्या करना, रिपेयर करना, उनकी मरम्मत करनी है भैया। तो इन तीनों में क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। क्लियर? ये सब काम हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का। क्लियर? अब इसमें कुछ नोट वाली बातें जो एक ही नंबर का क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है, ये आपने उतार लिया है, मैं इसको जरा सा रब कर रहा हूं। हाँ, जरा सा एक अलग से इसे हटकर बात कर रहा हूँ। कुछ बच्चों की शिकायत, कंप्लेंट आ रही थी कि वीडियो में आवाज जरा सी क्लियर नहीं है। तो इसका तो अभी से लॉकडाउन की समस्या चल रही है, तो इसको इस समस्या को जो लॉकडाउन के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। पर मेरी आपसे ये सुझाव है आपको कि प्लीज अगर आप हेडफोन यूज करें इसके लिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा, तो आपको शायद साफ साफ सुनाई। और मैं अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूं कि आपको आवाज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो, खासकर इस वीडियो से, तो है ना। चलो, अब जो नोट वाली बात है, कम टू द पॉइंट। क्या हमारे पास दो तरह के हर्बीवोरस और कार्निवोरस, दो टाइप के एनिमल्स हैं। हर्बीवोरस जो घास खाते हैं और कार्निवोरस जो मीट खाते हैं। तो अब इनमें क्वेश्चन है कि स्मॉल इंटेस्टाइन किसकी लंबी होनी चाहिए? हर्बीवोरस घास खाने वालों की, मतलब गाय की, भैंस की, इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होनी चाहिए, बकरियों की जो घास खाते हैं, या मीट खाने वाले जानवरों की, भेड़िए की, लोमड़ी की, शेर की, क्या इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ लंबी होनी चाहिए? तो आंसर दे दिया होगा आपने अपने मन से, अपने स्तर पर मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो हर्बीवोरस में ज्यादा होती है और कार्निवोरस में कम होती है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि कार्निवोरस मीट खाते हैं और मीट इजीली डाइजेस्ट है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, तो कम जगह पर ही डाइजेस्ट हो जाएगा। पर हर्बीवोरस में जानवर घास खाता है और उस घास के अंदर सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज, CELLULOSE, सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज होता है। इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो हर्बीवोरस की जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो ज्यादा लंबी होती है, क्योंकि उनको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना है। आपने खुद इसके नोट्स बनाने हैं तो आप खुद बनाएंगे। यहां पर ये पोर्शन खत्म। अब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां जाएगा?
लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो ये फिफ्थ पार्ट। एक मिनट, तो दरवाजा बंद कर देंगे। अब फूड जा रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में। कौन सा फूड? जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ था स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो फूड कहां गया? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो undigested food goes into large intestine where water and some salt are absorbed थ्रू सेम, किसकी वजह से? विलाई की वजह से। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन विलाई होते हैं, वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलाई होते हैं, बता चुका हूं। स्मॉल इंटेस्टाइन से बचा हुआ जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता था, वो चला गया लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो पानी है, जो सॉल्ट है, वो विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर जो बच जाता है वो वेस्ट होता है। वो पूरा का पूरा वेस्ट सॉलिड फॉर्म में होता है कि नहीं होता है? तो सिक्स्थ क्या आ गया? एनस। और सॉलिड वेस्ट क्या हो जाता है? रिमूव फ्रॉम थ्रू इट। बस ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूं भैया। हमने पहले कहा है, जो हमने खाया है पिया है उसका हिसाब देना पड़ता है। वो हिसाब हम सुबह भी दे सकते हैं, जनरली हम सुबह ही हिसाब देते हैं, तो शाम को भी दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं। तो हम सुबह उसका हिसाब दे रहे हैं और एनएस के थ्रू हमने उस पूरे वेस्ट को बाहर निकाल दिया। तो सॉलिड फॉर्म में निकलता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा पॉइंट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग खत्म हो चुका है। ये आप लोग याद रखना कि खत्म हो चुका है। अब जिस बच्चे को जो प्रॉब्लम होगी वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसको बार बार रिपीट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, समझिए, जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में डालिए। ओके, गुड बाय।